नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे जुड़ जाएं, लगातार जुड़ते रहें। और हम बायोलॉजी क्लास पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट था, कल का चैप्टर हमारा। तो बच्चों सभी बच्चे जुड़ जाएं। अगर आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो ओके लिख दो। सभी क्या लिख दो? ओके लिख दो बच्चों, क्योंकि हम बायोलॉजी के एंड के पास पहुंच गए हैं। बायोलॉजी का एक का दुक्का चैप्टर बचा है, वो भी हम आज कल में पूरा निपटा लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री को कोई बच्चा मिस मत करना, क्योंकि इंदौर में केमिस्ट्री के नाम पर नाम पढ़ाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, फलाना कार्बोनेट, ढिकाना कार्बोनेट। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की जड़, जैसे बायोलॉजी पढ़ी उसकी जड़ से लेकर पूरा ऊपर तक हमने बायोलॉजी को पूरे अच्छे से पढ़ लिया था, इसी तरह केमिस्ट्री को भी पढ़ाएंगे बेटा। अगर केमिस्ट्री के 4 से 6 क्वेश्चन आए ना तो पूरे बनेंगे इसी पीपीटी के माध्यम से, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो बच्चों सभी लोग आ चुके हुए, ओके लिख दो बेटा, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम पर चल रहा था, श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे बेटा। इसका कुछ भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। सांस कैसे लेते, सांस क्यों छोड़ते हैं, वो भी हमने कल सीख लिया था। तुम तो आए नहीं थे, देख क्या? अच्छा, यहाँ पर आया करो। इससे क्या होता है, अच्छा सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा वो रहता। जैसे हमने ट्रेकिया क्या होता है वो भी सीखा था, लैरिक्स क्या होता है। अब आपको जानकारी होगी, पूरा का पूरा बायोलॉजी में पूरी जानकारी मिली होगी कि आवाज कहां से आ रही है, फेफड़ा क्या कर रहा है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। सारी चीज आपको बताते थे। तो क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट करें। आपको ये भी पता, कोई बता सकता है बच्चा, अगर मैंने हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, कोई बता सकता है कि मेलेनिन हार्मोन्स का कारण क्या है? रंग का। थोड़ा सा जानकारी लेने, थोड़ा सा मेलेनिन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। थोड़ा टॉपिक अच्छा मुझे मिला था, पढ़ा था मैंने। मेलेनिन हार्मोन क्या होता है बच्चा? मेलेनिन हार्मोन, इसीलिए मेलेनिन हार्मोन थोड़ा देख के चले बेटा। अब थोड़ा सा मैं जानकारी बेसिक दे रहा हूं, फिर अपने चैप्टर की ओर चलेंगे बेटा। आज हम डीएनए आरएनए मैच करना सिखा देंगे आपको, ठीक है? आज डीएनए आरएनए जड़ से खत्म करेंगे, और किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा जितना हम देंगे आपको पीपीटी। मैं आपको सिखाने के मकसद से सिखाऊंगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, सारी चीज सीख लेंगे आज। रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म करके आज न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शर्त इतना होगी, आप घर में पढ़ रहे हो क्या? पढ़ते रहो बेटा, क्योंकि कंपटीशन पटवारी का बहुत है। 17 लाख प्लस, कोई बता रहा था 17 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं, 12 हो 50 हो, जो भी लाख हो फॉर्म भरे हैं। सीट आपकी 9-10 हजार, 9,500 की समथिंग सीट है। तो एक सीट पे कितना बच्चा हो गया, तुम भाग देकर निकाल लेना। बहुत ही टिपिकल कंपटीशन, ठीक है? तो बच्चों मैं बात करूंगा मिलेनियम हार्मोन्स क्या होता है, इसके बारे में सब बच्चे जुड़ जाओ तो थोड़ा सा ये पता चल जाएगा मिलेनियम हार्मोन क्या कर रहा है आपके शरीर में। आपने कभी सोचा है कि यूरोप के लोग, यूरोपियन जो कंट्री होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूरोपियन जो देश की जो कंट्री होती है, उनके जो लोग होते हैं गोरे होते हैं, लाल चट्ट लगे रहते हैं, गोरे। क्या होते हैं? गोरे। और अफ्रीका के जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश होते हैं, अफ्रीका के जो देश मानते हैं वो शून्य काले काले होते हैं, एकदम गहरे काले होते हैं। क्यों होते हैं? बिल्कुल टेम्परेचर के कारण। परंतु आपको बता दें, अफ्रीका में लोग काले होते हैं और यूरोपियन लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। और भारत में भी चल रहा है एक सिस्टम, भारत में भी ये सिस्टम चल रहा है कि इधर जो साउथ के लोग हैं, साउथ के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं। साउथ के लोग काले होते हैं, जो चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, जो साउथ में जो स्टेट है। और बेटा नॉर्थ के जो लोग हैं, उत्तर के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? गोरे होते हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसलिए आप, अब गर्मी आ रही है तो अपना ख्याल रखें। सही बात है ना? ये तो मेरा फर्ज है कि आपको बताना। गर्मी आ रही तो बिना घूमने ऐसे मन निकल जाना कि घूम रहे हैं सड़क पर, धूप में घूम रहे हैं। धूप का बड़ा इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, इसका थोड़ा सा जानकारी देंगे। आपको पता है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा है। पृथ्वी पर बच्चों क्या है? कर्क रेखा।
और कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें कैसे होती है? लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती है। टेम्परेचर पड़ता है। कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है वहां पर तापमान ज्यादा होते हैं और वर्षा भी ज्यादा होती है, ये भी पता है। तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना आपकी बात, अगर प्रकाश की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है तो शरीर में से एक मिलेनिन निकलता है। क्या निकलता है? मिलेनिन पिगमेंट निकलता है। जितने आप धूप में घूमोगे ना उतना ज्यादा मिलेनिन निकलेगा, और मिलेनिन निकलने के कारण वो आपके शरीर के रंग को गहरा कर रहा है, गहरा करता जाएगा, गहरा कर देगा। अगर धूप में ज्यादा घूमोगे तो आपकी त्वचा से मिलेनिन निकलता रहता है और वो आपके शरीर को क्या कर देगा? टैनिंग कर देगा या धूप काला कर देगा। यही कारण है अफ्रीका के लोगों धूप के प्रकाश की चपेट में भूमध्य रेखा के पास है तो वहां सीधे सीधे उनकी त्वचा में मिलेनिन निकलता है, और मिलेनिन निकलता है तो वो क्या कर देता है? हमारी त्वचा को काला कर देता है। यही पे देख लो साउथ के, या साउथ अपने देश में इधर से देखें 878 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर भूमध्य रेखा है, भारत से 878 किलोमीटर भूमध्य रेखा निकली है। तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आज ज्यादा आती है, तो इनके लोगों में भी क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और मिलेनिन निकलता है। इसलिए कहता है धूप में ज्यादा मत घूमना, टैनिंग हो जाएगी। और मिलेनिन जितना ज्यादा घूमोगे, जितना घूमोगे मिलेनिन पिगमेंट निकलता रहेगा, और मिलेनिन पिगमेंट आपके रे से क्रिया करेगा और आपको काला करता जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, इसलिए प्रोटेक्शन रखो अपने आप को भैया। अगर हम बात करेंगे, सभी बच्चे आ गए, स्टार्ट करते हैं। कल हमने रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमने इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया था। उसकी जानकारी लेके ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंकस क्या होते हैं, सारी चीज पढ़ ली थी बच्चा। और मैंने सरल भाषा में पढ़ाया था, इससे सरल भाषा में आपको पढ़ा नहीं सकता कोई। मैं आप देख लेना, कोई किसी से पढ़ के देख लेना, साइंस को ऐसे सरल भाषा में कोई पढ़ाते तो। मैंने बताया आज पढ़ने वाला ऑक्सीशोषण, कल हमने अनऑक्सीशोषण पढ़ लिया, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक अर्थात ऑक्सीशोषण। तो ये बताओ ऑक्सीशोषण जो होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा? जिन जीवों में ऑक्सीजन होगा उन जीवों में कौन सा शोषण होता होगा? ऑक्सीशोषण होता होगा। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीख लो कि जो ऑक्सीशोषण जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होगा। हमारे शरीर में भी, मनुष्य में कौन सा शोषण होता है? तो आप बताओगे मनुष्य में शोषण जो होता है वो ऑक्सीशोषण होता है। कौन सा शोषण होता है? ऑक्सीशोषण होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन को तोड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कल ये बताया था या नहीं बताया था कि अगर आप भोजन का सेवन करते हो और आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो भोजन पचेगा? नहीं पचेगा। तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है, भोजन का सेवन करते तोड़ता है। तो बेटा हम लोगों में कौन सा शोषण होता है? ऑक्सीशोषण होता है। ये कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा वो किस में हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। ये जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा एक एक चीज को बता रहा हूं, ये फैक्चुअली नॉलेज आपको पेपर में मिल जाएगी कि बेटा ऑक्सीशोषण होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। जब अनऑक्सीशोषण की बात करी तो वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में हो रहा था। पहला 3 बात हमने सीख ली बच्चों, 3 बात कि सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिन लोगों में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। बच्चों मनुष्य में कौन सा होता है? ऑक्सीशोषण होता है। ये ऑक्सीशोषण किसमें होता है? सेल की माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें बेटा एक पॉइंट लिखा है, ये कई बार पूछा जा चुका है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? क्रेब्स चक्र ऑक्सीशोषण में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसमें था? अनऑक्सीशोषण में था। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको बता दूं। क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है। 9th ये 12th का 11th का वो अपने काम नहीं करना, हमको पढ़ना है बस क्रेब्स चक्र के बारे में थोड़ा सा, कि क्रेब्स चक्र जो क्रिया होती है वो ऑक्सीशोषण में होती है। किसमें होती है? ऑक्सीशोषण में होती है। और ऑक्सीशोषण बच्चों किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
किसमें होता है बच्चों? माइट। याद करते चलेंगे बेटा, मैं कह रहा हूं अगर प्यार से वीडियो देखी ना, आज डीएनए आरएनए आपके खून में उतार दूंगा और समझा दूंगा बेटा। मैंने कहा ऑक्सीजन में कितने एटीपी ऊर्जा बनती है बेटा? 36 बनती है। कोई एटीपी की फुल फॉर्म बता दो, जिसको पता है बेटा कमेंट कर दो। एटीपी की फुल फॉर्म बता चुका हूं सेल वाले टॉपिक में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन मुझे पता है आपको आता है, ऑप्शन जैसे ही दिखेगा ना चार ऑप्शन में आप टिक कर दोगे, क्योंकि हमने वो सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको। तो एटीपी की फुल फॉर्म को कितनी होती है? ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में टोटल अणु कितने निकलते हैं एटीपी? 36 अणु। जबकि अनऑक्सी शोषण में 2 निकलते हैं। अनऑक्सी शोषण में कितने अणु मिलते हैं? 2। एटीपी के कितने अणु तो बनते हैं? 2। और इसमें कितने, इस शोषण में किस कौन से बनते हैं बेटा? 36 बनते हैं। ठीक है बच्चा, इस पे क्रिया। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो भी भोजन खाओगे उसका पूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा। आपने बच्चों भोजन का सेवन किया और आपने कुछ भी खाया, उसको टूटेगा ना, क्योंकि आपके शरीर में क्या है? ऑक्सीजन है। मैंने प्लाज्मा वगैरह सब समझा दिया बस। तो बेटा इस समय ना, अब जो पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट पे थोड़ा सा जिक्र कर लेना, दिमाग में डाल लेना। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि संपूर्ण कोशिकीय शोषण में, अगर आपसे पूछा जाए कोशिकीय शोषण में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी अणु का निर्माण होता है? क्वेश्चन आया कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? कोशिकीय श्वसन में, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम में टोटल कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो आप क्या कहोगे बताओ? आप कहोगे बताओ 38, क्योंकि ऑक्सीजन से कितने मिले? 36 मिले। अनऑक्सी से कितने मिले? 2। तो बेटा ऑक्सीजन में कितने एटीपी का निर्माण होता है? टोटल एटीपी। अगर आपसे पूछा जाए अनऑक्सीजन में कितनी बनती? 2। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन बनते 38। अगर आपसे पूछा क्रेब्स चक्र के माध्यम से कितने एटीपी बनती है? 36। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से 2। अगर पूछा जा चुका कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन 2 रूपों में बढ़ रहा था, एरोबिक और एनारोबिक। टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन में पूछा जाए तो बच्चा टोटल कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। आशा करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चा, मैंने बोला कि ऑक्सीजन, मैंने बोला बच्चों बताते रहेंगे, मन में बोलते रहे, जो ऑनलाइन देख रहे जो देखते रहे बेटा, कि ऑक्सीजन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑक्सीजन। अनऑक्सीजन किस में होता है? ऑक्सीजन में कौन सा चक्र पाया जाता है? ऑक्सी में। और अनऑक्सी में ग्लाइकोलाइड। बेटा बोलते चले बेटा, ऑक्सीजन में कितनी एटीपी ऊर्जा बनती? 36। अनऑक्सी में कितनी बनती? टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन में कितना बनता है? 38। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही से बनने वाले। चलेंगे, डायफ्राम हमने कल पढ़ लिया था बच्चा। डायफ्राम क्या होता है? ये जो भाग होता है, इसी भाग को क्या कहते हैं? डायफ्राम होता है। तो इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि डायफ्राम मैंने कल ही अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कोशिकीय द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरिक अम्ल में विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ईएमपी पद, पायरुविक अम्ल। ये ईएमपी पद को ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो पूरा नाम होगा, एक बार सर्च करना ईएमपी का पूरा नाम। बच्चे थोड़ा सा ईएमपी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। ईएमपी की फुल फॉर्म, बगल से ग्लाइकोलाइसिस भी लिखा होगा, देख। ठीक है, इधर देखो सही बच्चे, ठीक है, देख ले आप लोग थोड़ा सा। अब मैंने बोला कोशिकीय द्रव में, पहले बताओ ये कोश का द्रव किस में होता है? आपको वो अनॉक्सी शोषण की क्रिया किसमें होती? कोई बचा सकता था बच्चा? तो अनॉक्सी शोषण की क्रिया किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और बेटा साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, ये तो पता चला। अब बेटा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो शरीर में क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसमें बनता है? पायरुविक अम्ल। तो बच्चों पायरुविक अम्ल जो बनता है वो किसमें बनता है? अनऑक्सी शोषण में बनता है।
ये पॉइंट भी याद रख लेना कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो किसमें बनता है, अनऑक्सी में बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ईएमपी पद। तो ईएमपी पद या ग्लाइकोलाइसिस चक्कर जो होता है वो बेटा किसमें होता है, अनऑक्सी में। दो बात याद रख के चलना, ठीक है। अगर हम बेटा श्वसन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, किसकी पढ़ने वाले हैं, श्वसन। बेटा आनंद आ जाएगा, साइंस को तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा बेटा। मैं पीपीटी को ऐसे नहीं करता कि चलिए पीपीटी आगे बढ़ते जाओ, मैं हर शब्द का मीनिंग बताते हुए चल रहा हूं। एक बार गहराई से पढ़ लो साइंस, फिर नहीं पढ़ने की आवश्यकता आपको। फिर तो आपको मेरी पीपीटी को पहले पढ़ने ना, ईमानदारी से कह रहा हूं, फिर दूसरी किताब पढ़ना, आपको लगेगा कि हम इसमें बहुत दिया है। ये रात दिन की मेहनत है, बहुत मेहनत चल रही है इसमें बेटा आपके लिए। और भगवान करे यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए जितना भी आए, क्योंकि इस एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर शायद दुनिया की किसी किताब गया क्या सर। बेटा आज थोड़ा सा हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हो, इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजेदार चीज। बोरियत तो बिल्कुल नहीं होगी, साइंस से जिसको मोहब्बत हो गई ना वो किसी सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगी। मैं बोलूं बेटा, श्वसन प्रक्रिया के दो प्रकार होते हैं। जो पूछे प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है। मानव के शरीर में दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक बाह्य श्वसन होता है, एक अंतः श्वसन होता है। तो बच्चों एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले बेटा बाह्य श्वसन। क्या पढ़ने वाले, बाह्य। अगर बाह्य श्वसन यहाँ पर एक शब्द लिखा है बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो जो भी क्रिया होगी वो कहां होगी बेटा, बाहर होगी। जो भी क्रिया होगी वो कहां होगी, बाहर होगी। बाहर से सांस को लेना और सांस को बाहर से छोड़ना। गैस कह सकते हैं बेटा, बाहर से गैस को अंदर लेना, तो गैस कहां से ले रहे हैं, बाहर से, और अंदर से गैस को बाहर छोड़ना। तो बेटा शब्दों का खेल है। अगर शब्दों का खेल का मतलब है कि जो भी बाह्य श्वसन में या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो भी कुछ होगा वो किस पर डिपेंड होगा, बाहर से हो। किस पर होगा, बाहर से। बेटा देखेंगे बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहां से लेते हैं, वातावरण से। वातावरण से हम सांस लेते हैं या हम कह सकते हैं गैस लेते हैं, तो हम कहां, शरीर के अंदर लेते हैं। और अंदर से गैसों को कहां छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो जो भी कुछ क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है, बाहर हो रही है। ठीक है बच्चा, बाहर का मतलब बाहर से। तो कहने का अर्थ है प्राणी वातावरण के बीच गैसों का क्या हो, आदान प्रदान। वातावरण के बीच गैसों का क्या हो, आदान प्रदान। कहने का अर्थ है बाहर से गैस अंदर भर रहे हैं और अंदर से गैस बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये आदान प्रदान हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। बच्चों इसी को क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना क्या है बेटा, वायु श्वसन है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल लो, तो ये सारी की सारी घटना किस पर निर्भर है, एक्सटर्नल है, बाहरी वातावरण पर निर्भर। ठीक है बेटा, इतना समय कोशिश करो, पहले मेरी बात सुन लो। बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, बाहर से गैस अंदर भरी और अंदर से गैस बाहर निकालना, सारी की सारी जो थ्योरी है वो किस पे है, बाह्य श्वसन पे। अगर बाह्य श्वसन की बात करें बच्चों, सीखते चलेंगे। अब आता है श्वासोच्छ्वास क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आ गया। अगर बात करेंगे श्वासोच्छ्वास क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, वायुमंडल से गैस को फेफड़े भरना और फेफड़ों से उत्सर्जित गैसों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना कहते हैं। इसका मतलब क्या हो बेटा, सांस लेना। अगर मैं आपसे पूछूं श्वासोच्छ्वास का मीनिंग क्या है, इंग्लिश, सांस लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करना। सांस लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करना। अगर आपको कहीं भी शब्द लिख जाए श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग करना। बेटा सांस को अंदर ले रहा हूं और सांस को छोड़ रहा हूं, ये क्या है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग है। जब कोई गैस अंदर जाती है और गैस को छोड़ रहा हूं, तो ये बेटा क्या है, श्वासोच्छ्वास है, ब्रीदिंग करना। अर्थात मैं आपसे बताऊं बेटा, CO2 अंदर जाती है, CO2 अंदर जाती है, सॉरी CO2 बाहर जाती है, CO2 कहां जाती है, बाहर जाती है, और ऑक्सीजन कहां जाती है बेटा, अंदर जाती है।
तो मैं सीधी भाषा में आपको बता दूं, जब सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। बेटा इधर देखना कि जब सांस लेना और सांस छोड़ोगे, इस क्रिया को ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बेटा मैंने बताया एक मनुष्य 1 मिनट में 16-18 बार सांस लेता है। एक मानव जो होता है, एक मानव जाति 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। क्या ले लेता है? 16 से 18 बार। आपको बता दें, यह क्रिया जो होती है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। श्वासोच्छ्वास जो होता है वो कितने रूपों में होता है बच्चा? 2 पदों में होता है। टाइप्स ऑफ द ब्रीदिंग 2 टाइप्स की होती है बेटा। पहली होती है निःश्वासन। बच्चा सीख लो, मजा आ जाएगा। श्वासोच्छ्वास समझ में आ गया? सांस ले रहे सांस को छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना 2 पदों में होता है। एक निःश्वासन। निःश्वासन का क्या होता है? इंस्पिरेशन क्या होता है बेटा? निःश्वासन मतलब देखना, निःश्वासन मतलब अंदर बढ़ना। जब सांस अंदर जाती है, जब गैस अंदर जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वासन। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है या सांस हम अंदर लेते हैं, इस क्रिया को निःश्वासन। और सांस को मैं छोड़ रहा हूं, जब सांस को छोड़ रहा हूं, उसे उच्छ्वास कहते हैं। पहले निःश्वासन को सुन लो। निःश्वासन क्या होता है? जब गैस ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसे क्या कहते हैं? निःश्वासन। या ये भी कह सकते हैं, जब गैस है, जब गैस अंदर जाती है, शरीर के अंदर जाती है, उसे क्या कहते हैं? निःश्वासन। एक सांस लो, ये हो गया निःश्वासन, गैस अंदर भर गई, ये हो गया निःश्वासन। अब बेटा देखेंगे, इसमें वायुमंडल, वातावरण, शरीर के अंगों, फेफड़ों में गैस क्या होती है? प्रवेश करती है। बेटा समझ में आया? जब गैस को अंदर लेते हैं ना, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक सांस लेने में लगभग 2 सेकंड का समय लगता है। एक सांस लोगे ना, लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। और जिसमें बेटा पेशियां सुकड़ जाती, ठीक है, समझने की कोशिश करना, और तो आपको फेफड़े का आयतन बढ़ जाता। देखो इधर 2 पॉइंटों पर चर्चा कर लूं। सांस अंदर ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? निःश्वासन कहते हैं। निःश्वासन कह रहे हैं बेटा, तो बताओ फेफड़े का आयतन क्या हो गया? लंग्स का आयतन क्या हो गया? सिकुड़ रहा है और बढ़ रहा है ना। जो डेंस, उसका जो आयतन है वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। देखो देखो, और फैल गया। आर्मी वाले लड़कों को बोलता है कि 5 सेंटीमीटर फुलाकर दो चेस्ट, बोलते हैं। आर्मी वाले बच्चे जब फिजिकल के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं 5 सेंटीमीटर फुला कर दो, तो वो क्या करते हैं? फुलाते हैं, जिससे उनका चेस्ट का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मेरी बात ध्यान रखना, निःश्वासन में गैस अंदर जाती है, ठीक है, बात समझिए बच्चा। और कितने समय लगता है बेटा एक निःश्वासन में? 2 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक्सप्रेशन पूछे, उच्छ्वास क्या होता है? सांस कहां छोड़ेंगे? बाहर। जब सांस बाहर जाएगी, या कह सकते हैं CO2 या CO2 बाहर निकालेंगे, उस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। देखो बेटा, देखना इधर, ये हो गया इंस्पिरेशन, ये हो गया एक्सपिरेशन। निःश्वासन अंदर ले रहे हैं और एक्सपिरेशन क्या हो रहा है? बाहर छोड़ रहे हैं। जब बेटा गैसों को बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सपिरेशन बोलते हैं। जब जैसे CO2 को बाहर छोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन या उच्छ्वास कहते हैं। अब आपको बता दें, CO2 शरीर से बाहर निकलती है, तो आपको पता है, और नाइट्रोजन भी आपके शरीर से क्या होती है? बाहर निकलती है। तो गैसों को बाहर छोड़ोगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन या उच्छ्वास कहते हैं बेटा। अब बात करेंगे, एक बात देखो, सांस के माध्यम से अंदर की गैस, कहां की गैस बेटा? अंदर की गैस बाहर छोड़ना, छोड़ना ही क्या कहलाता है बेटा? अब देसी भाषा में समझ में आ गया होगा कि उच्छ्वास क्या होता है, निःश्वासन क्या होता है बेटा। आपको बता दें, जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो 3 सेकंड का समय लेता है। जब सांस अंदर लेते हैं तो 2 सेकंड का समय लगता है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो बेटा 3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है बेटा। श्वासोच्छ्वास में फेफड़े का वायु दाब 1 से 2 mfg तक अधिक हो जाता है। जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट बता रहा हूं। श्वास द्वारा प्रतिदिन 250 मिली ऑक्सीजन, एक सांस में बेटा जो प्रति मिनट, श्वास द्वारा प्रति मिनट 200 मिली ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और 220 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाली जाती है। इतनी थोड़ा सा याद कर लेना। अब मैं आपको पूछने वाला हूं थोड़ा सा, अगर मैं आपने बच्चों समझा है ना बच्चा, तो आप मुझे आंसर दोगे।
अगर आपने समझा है तो मुझे आंसर देना कि श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास क्या है? अगर आप मुझे बताओगे श्वासोच्छ्वास क्या है, ब्रीदिंग क्या है, तो आप क्या कहोगे? क्या है ब्रीदिंग? क्या है? सांस। सांस जो गैस को क्या करते हैं, गैस को इसमें क्या करेंगे बच्चा? ब्रीदिंग का मतलब क्या? गैस इसमें क्या होगी? अंदर भी जाएगी और बेटा क्या जाएगी? बाहर भी जाएगी। जब गैस अंदर जाती है उसे क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, निय श्वसन कहते हैं। अब जब गैस बाहर जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन, उच्छ्वास कहते हैं। अगर मैं आपसे कह लूं कि श्वासोच्छ्वास किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे निःश्वसन और उच्छ्वास। सांस अंदर जाती है तो निःश्वसन और सांस बाहर जाती है उच्छ्वासन। तो ये श्वासोच्छ्वास जो है ब्रीदिंग किससे मिलकर बना है? ये दोनों का रूप है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना ही क्या कहलाता है। अब आपको पता चल गया कि निःश्वसन क्या होता है, अंदर गैस भर ली, और उच्छ्वासन क्या होता है, बाहर गैस निकाल दी। और श्वासोच्छ्वास क्या है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग बन जाएगा। अंदर लेना और बाहर लेना, बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास, गैस को अंदर लेना निःश्वसन, गैस को बाहर छोड़ना उच्छ्वास, एक्सपिरेशन कहलाता है। क्या बेटा आपको बात अब समझ में आ चुकी होगी? हर चीज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस पार्ट पे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी बेटा। मैंने आपको आज पढ़ाया था, सबसे पहले अनऑक्सीशोषण पढ़ाया, अनऑक्सीशोषण सॉरी ऑक्सीशोषण पढ़ाया। ऑक्सीशोषण कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितने एटीपी अणु बनते? और कुल सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने बनते? 38 बनते। ये बताओ बेटा, ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है, तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। अब आता है बेटा गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज गैस मतलब अंदर गैस जाएंगी और बाहर गैस जाएंगी बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब है क्या? गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं, कोई बता सकता है कूपिकाओं को क्या कहते हैं? एल्वुलाई। कल बताया था मैंने, फेफड़े के अंदर जो कूपिका होती है, ऐसी जो होती है, ये फेफड़ा था बेटा। जो बच्चे कल पढ़े थे मुझे जानकारी होगा, ये ब्रोंकस था, दाएं फेफड़े में 3 था ब्रोंकस, ये ब्रोंकस था। ब्रोंकस पर ये पतली पतली शाखा क्या थी? ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई थी यानी। अब बेटा यहां पर इन ब्रोंकाई के ऊपर ऐसी गुच्छानुमा रचना पाई जाती है। ब्रोंकाई के ऊपर क्या पाई जाती है? गुच्छानुमा रचना पाई जाती है। उन्हें हम कूपिकाएं या एल्वुलाई कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वुलाई। ये एल्वुलाई क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। तो आपको एल्वुलाई या इंग्लिश में इसको एल्वुलाई कहते हैं और हिंदी में से कूपिकाएं कहते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान कूपिका के द्वारा होता है। श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप वायु फेफड़ों के विभिन्न एल्वुलाई में पहुंच जाती है और एल्वुलाई के चारों तरफ रक्त वाहिनियां, ब्लड सेल होती है और जाल पाया जाता है। इन रक्त वाहिनियों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाई के बीच विनिमय होता है। चलो बेटा समझ वालो, ठीक है बेटा, ये गारंटी भी लेता हूं, पूरा समझा दो, ठीक है। गैसों का विनिमय कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय क्या है, सीखो एक बार अच्छे से, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानव शरीर में, मानव बॉडी में कौन है बेटा? फेफड़ा। अब ये आपका वातावरण है, ये आपका क्या है? वातावरण, ठीक है। वातावरण से फेफड़े में क्या आई? गैस। वातावरण से फेफड़ों में क्या आई? गैस आई, ठीक। फेफड़े में आ गई गैस। फेफड़ों में बेटा क्या होती है? कूपिकाएं। फेफड़ों में क्या होता है? एल्वुलाई, कूपिकाओं, एल्वुलाई। लिख लेता हूं, यहां पर इंग्लिश में लिख लेता हूं, एल्वुलाई। हमारे फेफड़े में कौन होता है? कूपिका होती है, एल्वुलाई। सबसे पहले वातावरण से गैस कहां पे आ गई? फेफड़े में आई। और फेफड़ों में कौन होता है? कूपिका होती है, अर्थात एल्वुलाई होती है, ठीक है। एल्वुलाई में अभी बता चुका हूं आपको पूरा।
एल्वुलाई में, एल्वुलाई के पास रक्त वाहिनियां होती है। क्या होती है बच्चा? ब्लड सेल, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां वही धमनी और सिरा जो भी होगा, इसको क्या होगा? ब्लड सेल होगी। बेटा एक बात सीखो, ब्लड सेल होगी। एल्वुलाई के चारों तरफ, एल्वुलाई के चारों तरफ, एल्वुलाई के चारों तरफ क्या होगी? रक्त वाहिनियां, ब्लड सेल होगी। और ब्लड सेल में कौन होगा? तो आपको पता है ब्लड सेल में ऑक्सीजन होगा और CO2 होगा। ब्लड सेल में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा। अब सबसे पहले फेफड़ों में कूपिका आई, कूपिका में कौन चारों तरफ रक्त वाहिनियां पाई जाती है। इन रक्त वाहिनियों में क्या होती है? ब्लड सेल होती है ना, होती। अब क्या करती हैं एल्वुलाई, क्या करती है? इन रक्त वाहिनियों में से ऑक्सीजन को तो छानकर अंदर ले लेती है। अब क्या करेंगे एल्वुलाई, क्या करेगी? ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर चला जाएगा और CO2 को वापस शरीर के अंदर, शरीर के बाहर पहुंचा जाता है। तो कहने का अर्थ है ये पूरा का पूरा एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 बाहर गई, तो एक्सचेंज हो रहा है। अच्छी चीज अंदर गई और बेकार चीज बाहर गई, तो ये चीजों का एक तो क्या कहते हैं? गैसों का आदान प्रदान। बच्चों सीखो बेटा, मानव बॉडी में क्या होता है? फेफड़ा होता है। वातावरण से क्या ली बेटा? गैस ली। और ये कहां पर आई? एल्वुलाई में। एल्वुलाई के चारों तरफ क्या होती है? ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को तो अंदर ये, अब देखो ब्लड सेल में आने के बाद ये छानती है, कूपिका इसको क्या करेगी? छानने का। तो ऑक्सीजन तो अंदर चली जाएगी और बेटा CO2 क्या बाहर निकल जाए। तो ये चार चीज करने का कार्य। ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या होता है? विनिमय होता है। CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन कहां आएगी? अंदर आएगी। क्या CO2 बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है? इस क्रिया को तो एक्सचेंज कह रहे हैं बेटा, ठीक है। इस समय वायु की ऑक्सीजन रक्त में पहुंच जाती है और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर फेफड़ों द्वारा छोड़ने लगती है। कहने का अर्थ है कि ये द्वारा छनने के बाद दोबारा CO2 बाहर निकल जाती है। तो बेटा मुख्य कारण मैं आपको बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है हम जब सांस लेते हैं, एक बार और क्लियर कर लेता हूं, एक बार और क्लियर कर देता हूं, एक बार और क्लियर कर देता हूं। जब हमने सांस ली बेटा, हमने बेटा क्या ली? सांस ली। अगर कोई बच्चा सांस ले रहा है उस क्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन, एक्सपिरेशन या एक्सटरेशन? ये समझ में आ गया? अगर मैं सांस लेता हूं, एक सांस ले रहा हूं पूरा, एक सांस के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन 78%, और बेटा CO2 गैस होती है वो 0.003% होती है। जब एक सांस लेते हो ना बच्चा, एक सांस लेते हो तो ये सारी गैस अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, नाइट्रोजन गैस जाती है और ऑक्सीजन गैस जाती है। अब ये गैसें कहां पहुंच गई? फेफड़ों में। फेफड़ों में कूपिका पाई जाएंगी और फेफड़ा क्या करेगा? इनको छानेगा। फेफड़ा क्या करेगा बेटा? छानेगा। छानकर क्या करेगा? ऑक्सीजन को तो शरीर में पहुंचा देगा, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचा देगा, और बेटा नाइट्रोजन पूरी की पूरी बाहर निकाल देगा। नाइट्रोजन को पूरी की पूरी क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो कह सकते हैं अच्छी अच्छी गैसों को फेफड़े अंदर ले लेते हैं, रक्त में घोल देते हैं, और बेकार गैसों को बाहर कर देते हैं। तो बेटा गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। गैस अंदर गई एक गैस और कुछ गैस बाहर गई, इस क्रिया को गैसों का विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये समझ में आया बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और थोड़ा सा आज थोड़ा सा रफ वाली PPT पे भी काम करेंगे। आज PPT थोड़ा बन नहीं पाई, बन गई थी, ओपन नहीं हो रही थी बेटा, ठीक है। आज इससे पढ़ लेंगे। दिखाई दे रहा है क्या सबको? सर उधर दिखाई दे रहा है क्या उधर सबको? ठीक। तो हमने गैसों का विनिमय वगैरह पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं वायु श्वसन भी देख लिया था बेटा। वायु श्वसन क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है वो देख लिया आपको, निःश्वसन देख लिया और उच्छ्वासन देख लिया, और गैसों का विनिमय दर भी देख लिया। दिखाई दे उधर देख, बड़ा कर लेते। अब उधर देख लो, अब स्क्रीन पे सही आ रहा है। बस ये तो बस वो वहां से कर दो। ठीक।
स्क्रीन पे सही आ रहा है? हाँ, ठीक है। बेटा आज थोड़ा सा माफी है कि पीपीडी आज नहीं बन पाई है, तो आपको थोड़ा सा आज ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पीपीडी आपको मिल जाएगी और इंग्लिश में मिल जाएगी। तो स्वास्थ्यवास मैंने आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, गैसों का विनिमय दर पढ़ा चुका, गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैस। बेटा हर तरह से आपको क्वेश्चन बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम गैसों का प्रवण पूछे, गैसों का प्रवण किस प्रकार होता है? फेफड़ों में, फेफड़ों से गैस संपूर्ण शरीर तक ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन विभिन्न माध्यम से करती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन और CO2 किसी ना किसी माध्यम से तो जाती होगी। CO2 शरीर से बाहर निकलती है, किसी ना किसी माध्यम से निकलती होगी। ऑक्सीजन शरीर में घुलती है, वो किसी रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिका को मिलती है। तो बेटा वही पढ़ने वाले हैं कि CO2 को बाहर कौन निकालता है, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। CO2 को बाहर कौन निकालता है, ये देखो बेटा थोड़ा सा मैं क्या कहने वाला हूं बच्चा, हमने बोलने वाला हूं बेटा कि CO2 को बाहर कौन कौन निकालता है, क्वेश्चन यही से बनने वाला है। CO2 जो होती है ना बेटा, CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है, उसे बाहर निकालने के लिए 3-4 सिपाही होते हैं। कौन से सिपाही होते हैं? पहले तो प्लाज्मा होता है, पहला प्लाज्मा CO2 को बाहर निकालता है। दूसरा बेटा बाइकार्बोनेट, ये भी बेटा CO2 को बाहर निकाल देता है। बेटा कार्बनिक यौगिक, कौन से बेटा? कार्बनिक यौगिक, ये भी क्या निकलता है? CO2 को बाहर निकाल देता है। और बेटा बेटा इधर देखना, CO2 को बाहर निकालने के लिए 3 सेना है। 3 कौन है? 3 बेटा प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट और कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ। ये क्वेश्चन कैसे आएगा बता? प्लाज्मा CO2 का कितना परसेंट बाहर निकालती? 4% निकालती है। मान के चले बेटा प्लाज्मा CO2 का कितने परसेंट निकालती है? 4%। अभी आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक चीज और आपको बताता हूं बेटा, देखेंगे गैस अंदर जा रही है, गैसों को मैं ले रहा हूं, सांस ली बेटा, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट आई मेरे शरीर में? 21%, 21.23। सीखना बच्चों, बहुत मीनिंगफुल सिखा रहा हूं। और नाइट्रोजन कितने परसेंट आई मेरे शरीर में? नाइट्रोजन मेरे शरीर के अंदर 78% आई। और बेटा CO2 आई मेरे अंदर 0.003%। जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं, सांस अंदर ले रहा हूं, जब सांस अंदर ले रहा हूं तो 21% ऑक्सीजन आई, 78% नाइट्रोजन आई, और बेटा CO2 कितना आई? 0%। अब यहां पर सीखने वाला तत्व क्या है? अब मैं सांस को छोड़ रहा हूं, सांस को छोड़ रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, तो बता, आपको पता है, आपको यह भी पता होना चाहिए, सांस को जब मैं बाहर निकाल रहा हूं ना बेटा, तो बेटा 17% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। 21% लेते हैं और 17% ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकल जाती है। कितने परसेंट बची है? शेष कितना बची है ऑक्सीजन? शेष ऑक्सीजन कितने परसेंट बची है? 4% बची है, ये आपको पता है। और बेटा नाइट्रोजन कितने परसेंट लिया आप लोगों ने? ये 78% पूरी निकल जाती है। नाइट्रोजन जितनी लेते ना उतनी पूरी निकल जाती है, 78% निकल जाती है। और ऑक्सीजन 21% ली और कितने निकल गई? 17%। शेष कितने हो गई? 4%। सर यहां पर बात करें CO2 की, बात करें CO2 कितनी ली बेटा और निकलती कितनी पता है आपको? 4%। अगर आपका क्वेश्चन बनेगा सर ले कितने रहे हैं? 0.03, CO2 ले कितने रहे हैं? इतनी सी ले रहे हैं, निकाल कितने रहे हैं? इतनी सी। ये क्वेश्चन उठेगा यानी सर ले तो इतनी रहे हो, निकाल बहुत रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? CO2 अगर मान के चलेंगे हम पे 5 रुपए है, तो खर्च कितने कर पाएंगे? 5 ही कर पाएंगे, 10 तो नहीं कर सकते ना। अगर हमको 10 रुपए है तो 10 रुपए ही खर्च कर पाएंगे, 12 नहीं कर सकते। तो CO2 0.03% है और खर्च कितना, निकल कितनी? 4%। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें CO2 हमारे शरीर से 4% बाहर निकलती है। ये क्यों होता है मैं वो भी बताता हूं। 4% जो अधिक CO2 है वो कहां बन रही है, सीख लेना बेटा। अधिक CO2 कहां बन रही है वो सीख लो बच्चा। ये बच्चा बताओ भोजन का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसने किससे क्रिया की? भोजन ने किससे क्रिया? शेष कितने परसेंट? ऑक्सीजन 4%। ये बताओ मेरे अंदर शेष कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 4। जैसे ही आपने भोजन खाया तो भोजन ने किससे क्रिया की बेटा?
ऑक्सीजन। ये कौन सी ऑक्सीजन है? जो हमारे शरीर में 4% बची हुई है। जो इन दोनों ने क्रिया करने के बाद शरीर में क्या बनता है आपको पता है? 6CO2 प्लस 6O2। तो बताओ, देखो इधर एक्स्ट्रा CO2 कहां बन रही है? देखो ले कितने रहे थे? 0.03% ले रहे थे और 4% बन रही थी। एक्स्ट्रा CO2 कहां बनी? तो आप बता सकते हो सर, भोजन जब टूटता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है। भोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2। एक्स्ट्रा CO2 भोजन के टूटने पे बनती है और बाहर से CO2 लेते हैं 0.03। जो ज्यादा CO2 है, एक्स्ट्रा CO2 है, तो आप कहां से बन रही हो? तो आप बता सकते हो सर, ये आपको भोजन के टूटने पर CO2 एक्स्ट्रा बन जाती है। अब समझ में आ गया? सर ले इतनी रहे थे और छोड़ इतनी रहे, तो आपको 4% CO2 एक्स्ट्रा बन रही है। वो आपको कहां बन रही? भोजन के रूप में बन रही है। बेटा इधर देख ली, कोशिश करना। बेटा आपको बता दें, CO2 कितने परसेंट बाहर निकलेगी बच्चा? कितने परसेंट निकलेगी? ले कितने रहे थे? 0.03। एक्स्ट्रा CO2 कहां बन रही है? मैंने बता दिया बेटा। अब बात करें, ये 4% को निकालने के लिए 3 सिपाही बैठे हैं। 3 सिपाही बैठे। पहला प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। और 4% का 7% कौन निकाल लेता है? प्लाज्मा। 70% भाग इसका 4% का 70% कौन निकालता है? बाइकार्बोनेट। और बचा कुचा जो होता है बाइमिनो यौगिक निकाल लेता है। तो बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि प्लाज्मा का 70% भाग कौन निकालता है? रक्त CO2 का 70% भाग कौन निकालता है? बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा कितना निकालती है? 7% निकालती है। और कार्बोमिनो यौगिक कितने निकालते हैं? 23%। इतनी बात समझ में आई या नहीं बच्चा? यही समझाना था। 4% को CO2 को निकालने के लिए 3 सेना मेरे पास है बेटा, प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट, ये वाला। अगर बेटा CO2 शरीर से बाहर निकल गई, अब आता है O2 अंदर जा रही है। O2 कहां जा रही है? अंदर। O2 को भी तो ले जाने के लिए सेनापति होंगे। जब CO2 को बाहर निकालने के लिए सेनापति होंगे, तो ऑक्सीजन को भी ले जाने के लिए भी तो सेनापति होंगे। तो इसके 2 सेनापति है, एक तो प्लाज्मा, एक हीमोग्लोबिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा कि ऑक्सीजन किसके साथ शरीर में घूमती है? हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के कारण। बेटा सी को बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन शरीर में किसके साथ घूमती है? एस करती है ऑक्सीजन। तो आपको बता दें, शरीर में ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ और बेटा हीमोग्लोबिन के साथ, एचपी मतलब कौन होगा? हीमोग्लोबिन के साथ चलती है। समझ में आया? अब मैं आपको थोड़ी कहानी भी सुना देता हूं। ये बताओ, आदरपूर्ण आपको स्वागत करें। जैसे आपने किसी निमंत्रण में जाते हो तो आदरपूर्ण आपका स्वागत करते, आइयो सर, आओ, आपका स्वागत है, वेलकम है। तो वेलकम मतलब अंदर ले जा रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ले जा, वेलकम करने के लिए एक प्लाज्मा ले जाता है और एक हीमोग्लोबिन, और एक बिन बिन निमंत्रण के घुसा है। हॉस्टल वाले लौंडे बिन निमंत्रण के घुसा है, निमंत्रण नहीं किया, तो उनको बाहर निकालने के लिए 3 लोग चाहिए। वो प्लाज्मा लेता है। तो समय आया, प्लाज्मा को, ऑक्सीजन को शरीर, CO2 को शरीर से निकालता है 2 लोग, और ऑक्सीजन आओ बेटा ले आने का करता है हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। बेटा ये प्रश्न इतने इंपोर्टेंट है, इतने इंपोर्टेंट है, मैं इससे पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही भाग है पूरे चैप्टर का, कि CO2 कैसे निकल रही है और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन कहां जा रही है। पूरे इंपोर्टेंट यही वाला भाग है। ठीक है बच्चा? और आगे भी क्रिया करेंगे बेटा, आगे भी पढ़ते चलते बेटा। बेटा CO2 बाहर निकल गई, अब शरीर में कौन घूमेगी? ऑक्सीजन। किसका राज्य शरीर में? ऑक्सीजन का राज्य है बेटा। सबका राज्य एक ही है, ऑक्सीजन का। ठीक है, कहते ना, सब खत्म कर दिया और डंका मेरा ही बनेगा। अब शासन मेरा कैसा है? मेरा। तो ऑक्सीजन कहां कहां चल रही है बेटा, सबसे पहले सीखे। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। मैंने बताया ऑक्सीजन की दोस्ती, रिलेशनशिप, इसका अफेयर किसके साथ है? ऑक्सीजन का अफेयर, आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन का अफेयर हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के साथ है। और दोनों के साथ तो नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा अफेयर किसके साथ होगा? आप हीमोग्लोबिन आंसर लगाना। अब नहीं भूलोगे बेटा, 2 लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा था ऑक्सीजन, एक प्लाज्मा था, एक हीमोग्लोबिन था। परंतु बेटा दोनों में से शादी किसके साथ करता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन शादी करता है।
तो जो पार्टनर है ऑक्सीजन का वो कौन है? हीमोग्लोबिन है। बस ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन किसके साथ चलता है बेटा? हीमोग्लोबिन के साथ चलता है। इतनी बात समझ में आती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन को याद कर लो बेटा। हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है? संयुगी। संयुगी मतलब झुंड वाली प्रोटीन, ठीक है। कैसी प्रोटीन बेटा? संयुगी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जुड़ी, संयुग जुड़ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एक कनेक्टिव प्रोटीन है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट करते हैं जिसमें ग्लोबिन, प्रोटीन तथा आयरन बढ़त के रूप में पाया जाता है। आपको बता दें, जो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या होती है? संयुग प्रोटीन होती है, जिसमें कौन सी प्रोटीन मिली रहती है? ग्लोबिन। जो दो प्रश्न मैं यहां से बना देता हूं, दो प्रश्न मैंने उठा दिए। बेटा ऑक्सीजन का पेयर किसके साथ चल रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन किस कास्ट का है? संयुगी कास्ट का है। किस जाति धर्म का है? संयुगी प्रोटीन का है। अब कौन सा गोत्र है इसका? ग्लोबिन। तो संयुगी प्रोटीन जो होती है, जिसमें कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन प्रोटीन। तो आप अगर ये याद नहीं होता चल जाएगा, परंतु हीमोग्लोबिन कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है? ये संयुगी प्रोटीन का हिस्सा है, इसे संयुगी प्रोटीन भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा दिए गए वाक्य में प्रोटीन है, ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन आएगा दिए गए वाक्य में प्रोटीन है, उसमें ऑप्शन होगा रक्त, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। याद रख लेना, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है, ठीक है बच्चा। अब आप बात करें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का अस्थायी है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ संपूर्ण शरीर में होता है और जिस कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति कराने का कार्य करता है। सर आपने क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। हमने आपको दो चीज बता दी अभी कि ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की रिलेशनशिप हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। जब ये दोनों की शादी हो जाएगी ना, जब इनकी दोनों की शादी हो गई, जब ये बताओ, शादी से पहले दंपत्ति कहलाते हैं, शादी से बाद दंपत्ति कहलाते हैं? बाद में कहलाते हैं। अभी तो हम, जैसे कोई लड़का शादी नहीं हुई, उससे क्या होगा, तेरी पत्नी का नाम क्या है, तेरी पत्नी का है, नहीं बोलोगे ना। जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों दंपत्ति हैं, हस्बैंड और वाइफ है। जब ये अकेला घूम रहा था, कुआरा था, ये अकेली घूम रही थी, कुआरी थी, कोई मेल नहीं था। अब ये आपस में अफेयर कर लिया, शादी कर ली, तो शादी करने पर दंपत्ति बन गए। दंपत्ति मतलब इनका नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन दोनों आपस में शादी करने के बाद इनका नाम क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब तो भैया समझ में आ गया होगा, जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो दंपत्ति बन जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनका नया नाम क्या हुआ था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। समझ में आया? अगर अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन शान से, इज्जत से, किससे? इज्जत से समाज में रह सकता है। समाज में रह सकता है या नहीं रह सकता बेटा? एक दंपत्ति समाज में रह सकता है, शादी ब्याह में उसका सम्मान होता है, और एक कुंवारे लड़के का सम्मान नहीं होता। वैसा ही है वो, तो कहते हैं ना, घूमता रहता है, पैसे नहीं कमाता, अब शादी हो जाती है तो इसकी क्या होती है? थोड़ी सी इज्जत होती है परिवार में। इसी तरह इन दोनों ने शादी कर ली और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, अब समाज में इसकी क्या हो गई? इज्जत हो गई। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है? प्रत्येक समाज अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है। रिश्तेदार कौन है इसका? सेल। रिश्तेदार कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की प्रत्येक सेल के पास जाती है, रिश्तेदार के पास चाय पीने जाती, सेल के पास जाती। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है? शरीर के प्रत्येक रिश्तेदार के पास जाती है, और क्या कहती है पता है? और क्या कहती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? क्या कहती है पता है आपको? भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ले लोगे क्या? और सभी रिश्तेदार को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सभी रिश्तेदार के पास जाती है और बदले इनको क्या देती है? ऑक्सीजन दे। बताओ ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है? हो गया ना? कहने का अर्थ है, जो मैं सरल भाषा में बता दिया, दोनों ने शादी कर ली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की प्रत्येक कोशिका को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो बताओ प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन का परिवहन हो गया। अब समझ में आ गया होगा बच्चों? अगर बच्चों समझ में आ गया
ये किस्सा समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई हो तो ओके लिख दो बेटा। इससे सरल भाषा में आप तो ये तोड़ भी नहीं सकते, इतना सरल भाषा बता दी। ये सारी चीज लिखी बेटा। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर उसको क्या दे देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका को सेल ऑक्सीजन देना। क्या बच्चा इतना समझ में आया? अब बेटा चलेंगे, ये बात करें सीओ विषवक्ता। अब बेटा बहुत आनंद आने वाला है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ लिया बच्चा आपने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब बात करते हैं सीओ की विषवक्ता। सीओ का नाम क्या होता है, कोई बच्चा अगर सीओ को जानता होगा तो उसको कमेंट कर दे। सीओ का केमिकल नेम क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, इसको भी सीख लेंगे, प्यार से समझेंगे इसको। क्या लिखा है, जब कार्बन हीमोग्लोबिन का सीओ से O2 की तुलना में 250 ग्राम और ज्यादा हो जाता है, छोड़ो से। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की कमी में अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ बनती है, जो कि मानव में क्या होती है, विषैले होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं। कोई बता सकता है कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? बड़ा पूरा साइंस निकल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण ऑक्सीजन ले जाने का करता है, जिससे शरीर को दम घुटने लगता है। चलो हटाओ, हम बता देते बच्चा, हम बता देते। सर सीओ वाला, सीओ विषवक्ता क्या है, सीओ की विषवक्ता मतलब, विषवक्ता मतलब क्या होता है पता है आपको, नुकसान। मतलब सीओ आपके शरीर को नुकसान कर, डेंजर क्यों है, विषवक्ता मतलब जहरीला, जहरीला डेंजर क्यों। अब मेरी बात इधर सीखते चलना, इसको भी मैं प्यार से बहुत अच्छे तोड़ के समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये जहरीली गैस है, अत्यंत क्या है, जहरी गैस, जहरीली गैस। वैसे आपको बताओ ये शरीर के अंदर नहीं पाई, शरीर के अंदर बन जाती है। हम वातावरण से सीओ को नहीं ग्रहण करते, परंतु शरीर के अंदर बन जाती है। और शरीर के अंदर क्यों बन जाती है वो भी बात करेंगे। आपने कार्बनिक पदार्थ, आपको पता है क्या बच्चा, नहीं पता सर, बैठे तो समझाने। कार्बनिक पदार्थ बच्चों आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाया था। कार्बनिक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक हाइड्रेट पदार्थ होता है प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ होता है वसा होते, अकार्बनिक पदार्थ सोडियम वगैरह अकार्बनिक होते। अब देखना बेटा, आपने भोजन किया, ये सारी चीज आपने खाई, ठीक है बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कोई बता सकता है कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? अब नाक मत कटो, कटवा देना आप लोग। कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलता है बताओ? अनाज से, सीधी बात। ये तो बताओ भैया, रोटी खाई, चावल खाया, जितनी भी अनाज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हाँ समझे बेटा। बेटा गलत हो जाने दो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, मैंने भी सीखा है, इसी धरती पे सीखा है और सीखता रहूंगा। 80 साल 100 साल जब तक जीवन सीखते रहेंगे। जिस लोगों को घमंड होता है ना कि मैं ही मैं हूं, घमंड तो सिकंदर, सिकंदर को भी था। क्या था? सिकंदर को था। वो आपने सुना होगा, स्टेटस सुना होगा कि जो अभी जो मथुरा के जो हमारे महात्मा है, जिनके पास विराट कोहली गए थे, आपने वीडियो क्लिप देखी होगी, विराट कोहली अनुष्का शर्मा उनके पास गई थी। तो वो जो महात्मा जी मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं। वो क्या कह रहे, उनकी एक मैंने छोटी सी स्टेटस देख, तो सिकंदर था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा योद्धा था, सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा था।
वो महात्मा में आप भी सुनना बेटा, कुछ लोग क्या होते हैं जिंदगी को बदल देते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो कुछ लोगों के माध्यम से आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। तो जो भी चीज आप अच्छी लगती है उसको सुनो। मैं उनको सुनता हूँ जो विराट कोहली, जो अनुष्का शर्मा मथुरा में उन महात्मा जी से मिले, तो वो क्या बोलते थे, सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा था और वो जिस रास्ते से जाता था वो सबको जीत लेता था, इतना बड़ा योद्धा था। तो ये उस राज्य, किसी राज्य से गुजर रहा था, तो वह महात्मा जो थे, हमारे जो महापुरुष आदमी महात्मा थे, वो अपना भजन कीर्तन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, और सिकंदर को देखते हुए सिकंदर रुक गया, देखने लगा उनको। तो महात्मा बोलते हैं, सिकंदर तू बहुत बड़ा योद्धा है, तेरा बहुत बड़ा शौर्य है तुझमें, तू जहां भी जाता है उस राज्य को जीत लेता है, पूरी दुनिया पर कब्जा तूने सिकंदर कर। कपड़े सिलने वाली, कपड़े वाले सुई होती, सुई कपड़े सिलते, तो वो कहता है, महात्मा कहते हैं, सिकंदर तू बहुत बड़ा योद्धा, तेरा सब जगह डंका है, क्या इस सूत को ऊपर ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा क्या? सिकंदर कहते, क्या महात्मा आप बात करो, मैं कैसे ले जाऊंगा ऊपर? तो वो महात्मा जी कहते हैं, जब तू एक सूज ऊपर ले जा नहीं सकता तो लाखों लोगों के सर क्यों काट रहा है? जब उसको समझ में आई, सत्य बात है कि मैं एक फूटी चीज नहीं ले आ सकता और मैं लाखों लोगों के सर काटते करते आगे बढ़ रहा हूं। जब भी सिकंदर मरा था ना, उसने एक ही बात बोल दी थी, मेरे दोनों हाथ खोल देना, दुनिया को पता चले, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये चीज है बेटा। तो थोड़ा सा जिंदगी में एक ऐसा पल आएगा, ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, उस चीज पर भटक गया। थोड़ा सा बात होनी चाहिए, ये भी चीज भी अच्छी रहती है। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। मैंने ये भी बोला कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। अब ये किससे क्रिया करते हैं आपके शरीर में? इनका टूटेगा वो किससे करेगा? ऑक्सीजन से। परंतु आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। आप आपका जो ऑक्सीमीटर जो है ना, ऑक्सीजन जो रेट है वो कम है, तो अब भोजन पूरी रूप से टूट नहीं पाया। ये बताओ, भोजन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आपने भोजन किया और ऑक्सीजन की क्या है? कमी है शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो भोजन पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं, भोजन पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं या ब्रेक नहीं होगा। अगर भोजन पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं तो शरीर में कौन सी गैस बनना स्टार्ट हो जाती है? CO गैस स्टार्ट हो जाती है। कार्बनिक यौगिक के अपूर्ण दहन से, कार्बनिक यौगिक का अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी? CO। अब CO गैस कहां से हुई है? तो आपको पता चल गया कि कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करी, पर ऑक्सीजन पूरी ज्यादा मात्रा में नहीं थी, तो भोजन पूरी तरह से टूट नहीं पाया। तो अब कौन सी गैस बन गई? CO बन गई। और CO गैस बन गई बेटा, बन गई। CO गैस जो होता है हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी। वैसे कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में कौन सी गैस बन गई? CO। CO गैस ने किससे क्रिया? हीमोग्लोबिन से क्रिया की बेटा। किससे क्रिया की? जैसे ही हीमोग्लोबिन से क्रिया की, उन्होंने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। बेटा बात करें कि CO कहां से प्राप्त हुए, तो यह भी बता चुका कि इनका पूर्ण रूप से दहन या टूटे नहीं थे, इनका पूरा नहीं हुआ, तो क्या बन गया? CO गैस शरीर के अंदर बन गई, और CO ने हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया बनी, क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब बताओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में घुल जाएगी? ब्लड में। किस में घुल जाएगी? ये बताओ, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है या कम है? कम है। अगर आपके शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया ना, आपका दम घुट जाएगा। आपको जो टेंशन होता है, कहते हैं रात में सोते हैं तो हम खिड़की खोलकर सोते हैं। अगर हम खिड़की बंद कर ले तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी, जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कम होती है तो शरीर में क्या बन जाता है? CO बन जाती है। और CO बन जाएगी तो आपके शरीर को दम घुट जाएगा। क्या बन जाएगा? दुख। इसलिए CO को दम घुटू गैस भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? दम घुटू। इसलिए जो हमारे पूर्वज जो कहते हैं खुले में सोया करो। क्या? खुले में छत पर सोया करो।
क्यों बेटा? क्योंकि शरीर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है ना, किसका हावी हो जाता है, और CO किससे क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपके शरीर में दम घुटने का कार्य करती है। ये बात अच्छी तरह से आगे होगी, क्योंकि हमारे जो पापा मम्मी कहते हैं गेट तो खोल लिया कर, खिड़की खोल लिया कर, मर जाएगा, दम घुट जाएगा तेरा, ये बोलते हमारे पिताजी। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज साइंस की नहीं है, पर उनको पता है कि बंद कमरे में क्या होता है। बंद कमरे में ये सारी प्रोसेस होती है। क्या आपको अब तो समझ में आ गया सर? इसलिए दम घोटू गैस क्यों कहते हैं, CO क्यों कहते हैं, मैं समझा चुका हूं बच्चा, सभी बच्चों को समझ में आ गया हो दम घोटू गैस क्यों कह रहा हूं। मेरा समझ में आ गया, वही लिखा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण से O2 ले जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे धीरे धीरे दम घुटने लगता है, और CO को हम क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। क्या बेटा इस PPT को एक बार पढ़ो तो आपको तो पूरा समझ में आ गया, याद भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, कि आपके मन में इमेज चलेगी, क्या दम घोटू गैस CO करेगा, कार्बोक्सी करेगा, आपकी इमेज, जैसे पिक्चर देखकर आते हो, जैसे आप गए हो गए अभी पठान आई है, पठान देखने गए होंगे, तो आपने पूरा का पूरा किस्सा बता दो, यहां तक ये बता दोगे कि दीपिका ने कौन सी ड्रेस किस गाने में पहनी है, ये बता दो, क्योंकि हमारा जो समझने का तरीका है ना, हमने वो पिक्चर देखी, उसकी इमेज हमारे दिमाग में रह गई, इसी तरह वो यही इमेज बिठाना है आपको। टीचर क्या करता है, आया PPT को कर करके चला गया, मजा ही नहीं आया, नॉलेज नहीं मिली हमें। ठीक है बच्चा, अब CO2 का प्रवण देख लो बेटा, CO विषमता देख ली और CO देख लो, ठीक है, ये तो वैसे देख लिया ना हमने, ये वाला भाग CO2 का प्रवण देख लिया ना। बताओ प्लाज्मा कितने % करती है, और कार्बोन वो बाइकार्बोनेट 70, तो वही लिखा है बेटा, देखो CO2 का प्रवण प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोन आयन करता है और कार्बोनिलो अवयव करते हैं, कितना % करता है, 7%। ये सारी चीज आप देख लेना, ठीक है, वही लिखा है बच्चा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अनॉक्सी श्वसन में बेटा कौन होता है, मैंने बता चुका, पारेक अम्ल होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, EFP पर, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन हम पूरा पढ़ चुके, ये पढ़ चुके पूरा, ठीक है, थोड़ा देख लेता हूं, कुछ बचा है तो वो भी आपको कंप्लीट करा दें। अनॉक्सी श्वसन वगैरह कल बताया था, हमारे शरीर में भी अनॉक्सी श्वसन होता है, डंबर मारते मांसपेशियां वाला, ये भी आपको बता चुका हूं पूरा। अब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन गुणांक पढ़ लो पहले, क्या पढ़ लेते, श्वसन गुणांक। ये क्वेश्चन आता है श्वसन गुणांक क्या होता है, क्वेश्चन आएगा श्वसन गुणांक कितना होता है, वही बता रहा हूं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बॉस, आपको बता रहा हूं श्वसन गुणांक कितना होता है, ये बताओ, आप लोग बताओ कि चलो ये बताओ, निष्कासित CO2 की मात्रा और ग्रहण की O2 की मात्रा का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान सदैव 1 होता है, जबकि वसा के लिए श्वसन गुणांक चलो ये बताओ 17, 21, ठीक, आ गया, थोड़ा इसमें मिस हो रहा था एक पॉइंट। निष्कासित CO2 की मात्रा, CO2 और बेटा ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। CO2 और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, श्वसन गुणांक। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका सदैव मान कितना होता है, 1। एक पॉइंट निकल गया, वो कितना था, 4 था या 8 था, ऐसा कुछ पॉइंट निकल गया मेरे दिमाग से, शायद आगे हो, इसमें नहीं है यार, याद आएगा तो बता दूं, ठीक है। तो श्वसन गुणांक जो होता है वो क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का अनुपात, CO2 और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, श्वसन गुणांक कहलाता है, इतने याद करना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका श्वसन गुणांक कितना होगा, 1 होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक कितना होता है, 1 होता है, और वसा और प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक 1 से कम। जो फैट होता है और प्रोटीन होती है उसका जो श्वसन गुणांक क्या होता है, 1 से कम। इन चीजों को आप देख लेना, कुछ बात है नहीं इसमें। सर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के जो रेशियो होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं, ठीक है।
कुछ निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है बस। चल बात करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान कितना होगा, 1 होगा। फैट और प्रोटीन के लिए इसका मान क्या होगा, 1 से कम। बच्चा अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे ओके लिख दो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा भी समझा सकता हूं, परंतु अभी आपको समझना आवश्यक है। समझ में आया बच्चा, ठीक है। ये आपको बेटा अंतर आप मैं दोनों बता चुका हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोनों का अंतर बता चुका हूं। अनॉक्सिक श्वसन देखो मैं बताया, अनॉक्सिक श्वसन में कौन सा चक्र होता है, ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पर। कोशिकीय श्वसन में कौन सा होता है, क्रेब्स चक्र ईटीएस पर। ये भी याद करना, ईटीएस के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। ये श्वसन संबंधी रोग है, अस्थमा रोग। सांस संबंधी रोग वाले को क्या कहते हैं, अस्थमा रोग है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें अत्यधिक धूम्रपान करने पर सिगरेट पीने वालों को हो जाता है, ठीक है। म्यूकस रावण बंद बढ़ जाता है, ठीक है। अंदर निमोनिया आपको बचपन में होता था, कफ जम जाता सीने में, सीने में कफ जम जाता है, निमोनिया रोग कहलाता है। देखो एक बार 2 मिनट, कोई कमेंट आएगा दे, ओके ओके ओके। चलो बच्चों, अगर समझ में आ गया, आपको पूरा क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ये सारे के सारे आप लोग एक बार नजर मान लेना, ये रोग अगर पीएससी में पूछे जाते ज्यादा, पीएससी 3 नंबर जो मेंस होता है ना, उसमें 3 नंबर में आ जाते हैं। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, बताओ कि एम्फाइसीमा रोग क्या होता है या किससे संबंधित, चर्चा करो उस पर। तो पीएससी में पूछे जा सकते हैं, आपके आएंगे नहीं, एक बार देख लेना बस, ठीक है। ये निमोनिया का बैक्टीरिया याद कर लेना, निमोनिया का बैक्टीरिया आ गया है, क्लेवेसियाला, ठीक है। अब हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये चैप्टर हमको क्या कर लिया है, एंड कर लिया है, 2 दिन चला है चैप्टर। अब हम आते डीएनए आरएनए, अपनी धड़कन को संभाल के रखें। अब तुम्हारी मैचिंग स्टार्ट होती है डीएनए आरएनए की, ठीक बच्चा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप अपनी धड़कन बना के, जिससे आपको डीएनए आरएनए की पूरी जानकारी मिलेगी बच्चा। लंबा टॉपिक है, लोग आई से 15-20 मिनट में खत्म कर देते हैं। कोई मैं तो नहीं, अगर समय में नहीं आया चीज तो सारे प्रश्न बनेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव पीपीटी में रखे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव डाले पीपीटी में और सारी जानकारी भी डाली पीपीटी में। तो बेटा डीएनए की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों, जुड़ जाओ सभी, सही बच्चे जुड़ो। मैं बोला सर डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इन दोनों पर चर्चा होगी आज पूरी, और आपको डीएनए के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि डीएनए वास्तव में क्या है और क्यों है। सबसे पहले डीएनए का एक भाग है, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, 2 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन उठता है कि सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पहले परिभाषा या मैथ्रो जो बात करने वाले उस पर चर्चा करते हैं, या शर्करा क्या होती है। बेटा सीखने की कोशिश करें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि ये आगे शब्द मिलेगा कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिले, फलाने टाइप के मिले, तो अभी समझ लेंगे कि हम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 संरचना से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की शर्करा होती है, और न्यूक्लियोटाइड में कौन होती है, नाइट्रोजन क्षार होती है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। अगर आपको बता दें तो समझना, ये इसमें कितने चीज मिले, 3। सबसे पहले शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार अर्थात नाइट्रोजन बेस, बेटा तीसरा कौन होगा, फॉस्फेट। जब भी आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाए मेरे बच्चों से सीखने की कोशिश करें, जब भी न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तुम्हें, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड शब्द बार बार आए। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा, शर्करा या शुगर, नाइट्रोजन क्षार या फॉस्फेट, इन तीनों चीज पाई जाती है किस पे, न्यूक्लियर शर्करा। अब क्वेश्चन उठता है कि शर्करा कौन सी होती है, शर्करा क्या होती है। तो शर्करा आपको बता दें, जैसे डीऑक्सीराइबो शर्करा, जैसे डीएनए में कौन शर्करा होती है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो शर्करा। तो शर्करा, इसमें डीएनए में कौन सी शर्करा होती है बेटा, राइबो शर्करा। बेटा ध्यान रखना कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो आप बताओगे राइबो शर्करा होती है। समझ में आया। अगर बच्चों मैं बोला या 5 कार्बन वाला शर्करा है जिसे पेंटो शर्करा भी कहते हैं। राइबोज जो है ना बेटा, वो 5 कार्बन से मिला है, किससे, 5 कार्बन। केमिस्ट्री पढ़ेंगे पेंटोज क्या होता है,
ये सारी चीजों को केमिस्ट्री में जोड़ा गया है। तो मैं आपसे पूछा जाऊं कि राइबो शर्करा जो है वो कितनी कार्बन से मिलकर बना है? 5 कार्बन से मिला है। 5 मतलब पेंट, 5 मतलब 5 पेंटो शर्करा कहते हैं। और 5 कार्बन होंगे तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या दुगनी हो जाती है। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अगर मेरी बात ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, कार्बन कितने हैं? 5, तो हाइड्रोजन दुगने होंगे, 10 होंगे। चलो बच्चा थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं आपको, क्योंकि ये सीखने वाला है, पूरा का पूरा सीखेंगे। बेटा इधर देखना, ये जो शर्करा है ना, ये वाली शर्करा, राइबो शर्करा किससे मिल, कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने होंगे तो आप बताओगे, तो इसमें हाइड्रोजन 10 होंगे। कहने का अर्थ है अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने दुगने होते हैं। देखिए रिंग देख लो, कार्बन कितने देखो पहले जल्दी से। इसका 5 कार्बन है, हाँ देख लो 5 कार्बन वाला देखेंगे। 5 कार्बन देखो, एक कार्बन, 2, 3, 4, कार्बन कितने हो गए? 5। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? 10। देखो हाइड्रोजन देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आया? तो राइबो शर्करा जो होती है उसमें कार्बन कितने होंगे? 5 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने होते हैं। पहली बात, इतनी बात मेरी समझ लो बच्चा। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज होती है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीज होती है? 3। पहला सुक्रोज, शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट। शुगर कौन सी होती है? राइबो शर्करा। ध्यान रखना, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबो शर्करा। राइबो शर्करा में कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? ये सारी चीज आपको, अगर बेटा हाई लेवल का पेपर बनता है साइंस का, जैसे रेलवे का पेपर देते हो, रेलवे में 30-35 नंबर का साइंस आता है। रेलवे में सबसे ज्यादा नंबर साइंस आता है। सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि हम उतनी टफ लेके चल रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वहां तो बनेगा ही, पर जानकारी आपको पूरी लेते चलेगी। राइबो शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? ये राइबो शर्करा किसमें उपस्थित होती है? ठीक, इतना। शुगर डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीएनए का कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबो शर्करा। आपको पता है डीऑक्सी राइबो शर्करा किसमें उपस्थित होती है? वो राइबो शर्करा थी, सॉरी इधर देखना, वो राइबो शर्करा थी ना, राइबोस, वो राइबो शर्करा किसमें पाई जाएगी? आरएनए पाई जाएगी। और डीऑक्सी राइबो शर्करा किसमें पाई? डीएनए पाई जाएगी। राइबो शर्करा थी, राइबो शर्करा आरएनए में, और डीऑक्सी राइबो शर्करा डीएनए में। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। अब आते हैं नाइट्रोजन क्षार। शुगर देख लिया बेटा, शुगर देख लिया, 2 ही शुगर थे, एक राइबो शुगर, एक डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर आरएनए पाया जाता और डीऑक्सी राइबो डीएनए में। अब उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन क्षार। न्यूक्लियोटाइड के 3 अंग थे, एक शुगर था, नाइट्रोजन बेस था और फॉस्फेट था। शुगर बता चुका मैं। अब आपको बता दें क्या? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन कितने भागों में होता है? 2 में, एडेनिन और गुआनिन। देखो बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एडेनिन किसका भाग है? प्यूरिन का। और गुआनिन किसका? प्यूरिन बुलाता है एजी, सुनते हो? एजी। प्यूरिन एक लड़का है, लड़की है, प्यूरिन बुलाता है एजी, एजी बुलाता है। तो प्यूरिन के साथ कौन होगा? एडिन और गुआनिन। प्यूरिन के साथ कौन होगा? एडिन और गुआनिन। जबकि पिरामिडिन के साथ कौन होगा? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, सीटीयू, सीटीयू। तो बेटा यहां से प्रश्न कैसे आएंगे वो भी सीखना है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, दिए गए वाक्य में पिरामिडिन नाइट्रोजन क्षार है, दिए गए वाक्य में पिरामिडिन नाइट्रोजन क्षार है, तो आपको याद साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और एजी लगा दो,
प्यूरिन के साथ क्या लगा दो, एजी, एडिन और ग्वानिन। बेटा याद कर लेना, एडिनिन और ग्वानिन किसके हैं, प्यूरिन के हैं, जबकि बेटा पिरामिडिन क्षार किसके हैं बेटा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल किसमें आते हैं बेटा, पिरामिडिन। प्यूरिन के पास दो रिंग होते हैं, क्या होते हैं, और प्यूरिन में दो नाइट्रोजन क्षार होते हैं। देखो दो नाइट्रोजन क्या है, क्षार है, और दो ही रिंग होती है। अब बात करें पिरामिडिन के पास एक रिंग होती है, नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, देखो रिंग, रिंग देखो लो, एक रिंग बन रही है, और ये कौन सी रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई। ये रिंग एक ही बन रही है पूरी, तो एक ही किसके साथ होगा, प्यूरिन के साथ होगा, और थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो होंगे वो किसके होंगे, पिरामिडिन। आपको समझ में आ रहा है, यही से प्रश्न आएगा, बस प्रश्न आने वाला टॉपिक आ गया है कि प्यूरिन के नाइट्रोजन क्षार क्या होता है और पिरामिडिन के नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, याद हो गया। नाइट्रोजन क्षार में डीएनए आरएनए में केवल 4 पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4। सर आपने तो पढ़ाया 5 ही है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरोसिन, आप 4 क्यों कह रहे हैं, ये तो बताना है आपको, ये 4 आप क्यों कह रहे हैं। आपको बता दें नाइट्रोजन क्षार होते कितने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना नाइट्रोजन क्षार कितने होते, टोटल लिख के दे दे तो आप क्या लगाओगे, 5। अगर आपसे पूछे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितने होते तो आप क्या लगाओगे, 4। आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कितने होते तो अभी आप आंसर लगाओगे 4। अगर आपसे पूछे जाए कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते तो वो 5, और डीएनए पूछा जाए तो 4, आरएनए पूछा जाए तो 4। बेटा सीख लो बेटा। आप देखेंगे देखेंगे डीएनए में कौन सा होता है, एजीसीटी, एजीसीटी याद कर लो, डीएनए में होता है एजीसीटी, एजीसीटी या एजीटीसी कर लो, क्या कर लो, एजी, एजी आपका क्या है, आपके एजी जो थे ना, एजी कहते ना, महिला में एजी सुनते हो, एजी सुनते हो, गांव में कहते हैं नाम नहीं लेती महिला, अपने पति का नाम नहीं लेती तो वो क्या कहते हैं, एजी सुनते हो, एजी टीसी साहब सुनते हो क्या, एजी उनका क्या है, टीसी है। डीएनए का एजी क्या है, टीसी है। डीएनए का एजी क्या है, टीसी है। देखो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। अब आरएनए का एजी कौन है, अब देखना आरएनए का, आरएनए का एजी कौन है, तो आप कहोगे आरएनए का एजी सी यू है, कौन है, सी यू। अब देखना 60, अब देखना इधर इसके स्थान पर कौन आ गया, बस यू आ गया। तीनों के तीनों देखो ए जी सी बराबर है। अब थायमिन के स्थान पर कौन आ जाता है, यूरेसिल आता है, तो इसका ही उलट फेर होता है। बस डीएनए में टी होता है और आरएनए में क्या होता है, बेटा सीख लो बेटा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। चलो मैं एक बार सिखा देता हूँ, थोड़ा मेहनत मैं भी करूँ, थोड़ा सा मेहनत करने लगवाते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते। मैंने बोला टोटल नाइट्रोजन क्षार पूछे जाए तो 5, आंसर क्या लगाओगे, 5, बिना आंख बंद करे। अगर मैं पूछा जाए डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं तो आप बताओगे 4 होते हैं। तो बताओ कौन से होते हैं, एजी क्या है डीएनए का, एजी उसका क्या है, टीसी है, टीसी है। अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए का कितने है, 4 है, तो आरएनए का एजी क्या है, एजी इसका सी हुआ। तो बेटा देखो ये समान है, ये समान है, ये समान है, बचा कौन है, टी और यू। डीएनए में कौन होता है, थायमिन अलग हो जाता है, डीएनए में थायमिन अलग हो गया, यू में यूरेसिल। समझ में आ गया बच्चा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये आरएनए में यूरेसिल हो जाता है, चेंज हो जाता है। आरएनए में कौन होगा, यूरेसिल आएगा, और डीएनए में क्या होगा, थायमिन होगा। ये बेटा क्वेश्चन आते हैं कि चेंजिंग कौन सा, 3 तो समान होते हैं, डीएनए और आरएनए में 3 समान होते हैं, थायमिन अलग और यूरेसिल अलग हो। समझ में आया बच्चा। डीएनए में कौन से कितने प्रकार के नाइट्रोजन होता है, 4 होता है। आरएनए में कितने नाइट्रोजन होते हैं, 4 होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, वही वाला पॉइंट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार सल्फर और फॉस्फेट से मिलकर बने।
अब क्वेश्चन आते हैं डीएनए क्या होता है, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए के घटक क्या होते हैं, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए के कार्य क्या होते हैं और डीएनए टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजों को आप पढ़ने वाले। अब डीएनए की सबसे पहले खोज की बात करते हैं, जो बच्चा इन खोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डीएनए की खोज सबसे पहले, डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने देखा था, फ्रेडरिक मिशर ने देखा था। और डीएनए का नाम न्यूक्लियस नाम दिया था, न्यूक्लियस दिया। मेरे बच्चों देखना, सबसे पहले डीएनए को देखने वाला व्यक्ति जो था हमारा मामा था फ्रेडरिक मिशर, और इसका नाम क्या दे दिया इसने, न्यूक्लिक दे दिया। फ्रेडरिक मिशर ने इसको क्या बोला, न्यूक्लिक कहा। चलो याद कर लेते हैं। फ्रेडरिक ने डीएनए को क्या किया था, देखा था। फ्रेडरिक ने डीएनए को बच्चों क्या किया था, देखा था। और नाम क्या दे दिया इसका, ये मामा था हमारा, तो इसको न्यूक्लिक दे दिया। डीएनए का नाम इसने दे दिया, न्यूक्लिक दे दिया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए आपको कहां पाया जाता है, कोशिका में, कोशिका के न्यूक्लियस में। आपको जब सेल पढ़ाई थी तो बताया था डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल की किस्म पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। याद रखना बच्चा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे। कल ही तो पढ़ाया था जब मैं आपको बता रहा था, जो मेल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि मेल का शुक्र गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए में मैच होता है। तो जो भी डीएनए गुणसूत्र में किसमें होते होता है, केंद्रक में होते हैं। अब देखेंगे, एक व्यक्ति आया था वॉटसन, वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स रचना की थी। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, डीएनए ऐसा होता है, सांप जैसा होता है। तो डीएनए की डबल हेलिक्स रचना या द्विकुंडली रचना किसने दी था, वॉटसन, जेम्स वॉटसन और क्रिक साहब ने। पैकलिंग और विकलिस ने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की सहायता बनाई। चलो देख लें इसको। 1962 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको बेटा, वॉटसन और क्रिक को सम्मानित कर। डीएनए को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्राप्त किसने किया था, वब कॉर्न। तो 3 नाम याद करा रहा हूं बेटा, 3 नाम से चौथा याद नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को क्या किया था, देखा था, नाम क्या दे दिया। जबकि द्विकुंडली रचना किसने बनाई थी, द्विकुंडली रचना क्रिक ने। और डीएनए कहां पाया जाता है, ये तो आपको याद हो चुका है। अगर ये याद हो चुका है बच्चों, तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर समझ में आ रहा है डीएनए, ओके लिख दो जल्दी से, हेलो लिखो, ओके लिखो, समझ में आ रहा है लिख दो बेटा जल्दी से, पता कैसे चलेगा। जल्दी लिखे बच्चों, ओके। सही बच्चों, ओके लिखे। ठीक है बच्चों, हमने बताया डीएनए की खोज वगैरह थोड़ा सा हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं बेटा सेल। बताओ कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, पाया जाता है या नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, क्रोमेटिन। बहुत सारी क्रोमेटिन मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है, क्रोमोसोम का। आपको बता दें हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये कोशिका हो गई। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर धागेनुमा रचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ के किसका निर्माण करती है, गुणसूत्र का। ठीक है, और गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए होता है। अब बात करें, ये 2 भागों में बट गया, न्यूक्लिक अम्ल और बेटा हिस्टोन प्रोटीन। कल ही मैंने बात कर रहा था डीएनए 2, जैसे आपको बताया गुणसूत्र में 2 चीजें पाई जाती है। गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन से। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। गुणसूत्र का न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, डीएनए। और कौन होता है, आरएनए। बेटा एक क्वेश्चन आएगा, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है बेटा, एक न्यूक्लिक अम्ल है। और बेटा
न्यूक्लिक अम्ल है ये किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में। अब बेटा गुणसूत्र, एक तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है गुणसूत्र में, एक कौन? प्रोटीन पाई जाती है, कौन? प्रोटीन। तो मेरा जो प्रश्न है आपसे बता दूं कि डीएनए और आरएनए भी एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए आपसे पूछा जाए दिए गए वाक्यों में न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब आपसे पूछा जाए कि डीएनए को बनाने के लिए प्रोटीन पूछा जाए तो कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, क्योंकि आपका जो डीए गुणसूत्र होता है ना बेटा, गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये आपका जो गुणसूत्र होता है, ये आपका जो गुणसूत्र है बच्चा, ये वाला, ये गुणसूत्र जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक बेटा न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? और न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन होता है? डीएनए और आरएनए। प्रोटीन कौन होती है? स्टोन प्रोटीन। ये आपको जबरदस्त याद रखना है। डीएनए अर्थात न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वही चाहिए बेटा। डीएनए की संरचना को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो शर्करा, 5 शर्करा भी कह लो। नाइट्रोचान कितने होते हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं। इसमें कौन होगा? एजी आएगा। उसमें कौन आएगा? सीटीयू, साइटोसिन, थायमिन और यूरोसिल आएगा। ठीक है बच्चा, ये तो समझाने वाला टॉपिक पूरा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? क्या अभी बताया था? नाभिकीय अम्ल। गुणसूत्र दो चीजों से बना था, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। न्यूक्लिक अम्ल को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय अम्ल। क्या कहते हैं? अब इसको समझ लो, न्यूक्लियस अम्ल या एसिड। पहली बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड होता है, कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? दो होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है और एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए होता है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर हुई? न्यूक्लिक एसिड पूछा जाए या नाभिकीय अम्ल जब भी पूछा जाए, दिमाग में उतार लेना कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ जो आनुवांशिक क्रिया को संचालन हेतु करते उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय। क्योंकि पहले साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, फिर केंद्रक का विभाजन, ठीक। केंद्रक में नाभिकीय अम्ल की खोज किसने की थी बेटा? फ्रेडरिक मिशन ने। और नाम किसने दिया था इसका? अल्टमैन ने। इन्हें कोशिका को अचल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति का मतलब आपको पता है? एक माता पिता से हमको आती है, हमारे द्वारा उनमें जाती है, तो अचल संपत्ति है। अब बेटा न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? डीएनए और आरएनए। बस चीज आपको पता चलेगी न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में। और गुणसूत्र में न्यूक्लिक एसिड के कारण दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। इसकी जो खोज किसने की? फ्रेडरिक ने। नाम अल्टमैन ने। और बाकी सब थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है। डीएनए किसमें पाया जाता है? विकसित जीवों में। आनुवांशिक, मैंने जब आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन तो बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? डीएनए। आपके रंग रूप को निर्धारण कौन करता है? डीएनए। ऊंचाई नीचाई, आंखों का कलर, कद काठी, ये सारे के सारा कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। डीएनए कौन सा बहुलक का मैंने बताया था शुरुआत में? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया, सब कुछ पाया। डीएनए में कितने तत्व पाया जाते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट है, आ चुका है कि डीएनए में कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, चार ही होंगे, एक और देख लें। डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन होती? बता चुका हूं मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। जीन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन कोड होते हैं, ठीक है। डीएनए के अधिकांश भाग, ये बताओ मोस्टली डीएनए कहां पाया है? अगर मैं पूछूं डीएनए कहां पाया जाता है तो आप कहोगे सर डीएनए आप केंद्रक में पाया जाता है। 80% डीएनए जो होता है ना बेटा, वो 80% डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। परंतु केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है कुछ और जगह, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और बेटा प्लस्टेड हो गया, लवक। आपने पढ़ा होगा, शुरुआत में पढ़ा चुका हूं कोशिका चैप्टर में। वैसे 80% डीएनए केंद्रक में होता है, 80%। परंतु केंद्रक के अलावा दो चीजों में और डीएनए होता है बेटा, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लस्टेड लवक होता है। ये पौधे में पाया जाता है। प्लस्टेड किसमें होता है? पौधे का हरा रंग विभाजित करता है, ठीक है।
जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं, संयुक्त होकर डीएनए की श्रृंखला बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो उधर, एक उधर देखो, इधर देखना बच्चों, सही मजा थोड़ा सा समझना। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, देखो एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, टोटल इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने? 4 है। अगर मैं पूरा बोल दूं इसको, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे पूरे, देखो मिल रहे हैं ना, पहला मिल गया, दूसरे से दूसरा मिलेगा, तीसरे से मिल रहा है। अब पूरी संरचना क्या हो गई? जब एक बोलोगे तो आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड है। अगर पूरी संरचना को, अगर मैंने बोला हाथ, तो आप बता सकते एक हाथ, 2 हाथ हैं। अगर बॉडी बोलूंगा तो हाथ भी शामिल हो जाएगा ना उसमें। तो एक न्यूक्लियोटाइड की चर्चा करूं तो न्यूक्लियोटाइड बुलाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले सीख लो बेटा मेरे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर आज समय में नहीं आए तो टपक जाओगे। क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ये आपका कौन है? ये वाले जो भाग हैं, ये जो कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। कौन है बच्चा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड समझ में आया? अब ये पूरा का पूरा कौन है? डीएनए। कौन है बेटा? जब पूरे, ये बताओ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो डीएनए बना लिया, या आप ये कह सकते हो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल गया, बन गया? बन गया या नहीं बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, बहुत सारे डीएन न्यूक्लियोटाइड बन गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तो क्या कहते हैं? डीएनए। देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड था बेटा। अब ये पूरी संरचना को आप डीएनए कह लो या आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह लो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। आपको बता दें, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड पर क्षार वगैरह पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन्हीं पर पाया जाता है। ठीक है बेटा, बंद वगैरह देख लेना। ठीक है मेरे बच्चों, सीखते चलना। न्यूक्लियोटाइड समझ में आया बच्चा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहले सेल में कौन होता है? केंद्रक। केंद्रक में कौन मिलेगा? क्रोमोसोम के ऊपर कौन होते हैं? डीएनए के ऊपर कौन होते हैं? बताया था ना मैंने बेटा, डीएनए के ऊपर ही क्या होते हैं? छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो ये बताओ 80% कि डीएनए किसमें पाया जाएगा, बाकी बचा हुआ किसमें पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। ये बता चुका हूं, बाकी किसमें पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। डीएनए की संरचना को समझेंगे बेटा, क्या करने वाले हैं? डीएनए की संरचना को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। डीएनए अगर बच्चा समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करें बच्चे, जल्दी से कमेंट कर दो सर, समझ में आया या नहीं आया है? शिव तिवारी बोल रहे हैं, गजब सर गजब। जल्दी से आप कमेंट करो अगर समझ में आया हो तो। चलो बात कर ले थोड़ा और, ठीक है? अब बच्चों डीएनए की संरचना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए की संरचना, पूरा का पूरा डीएनए पढ़ेंगे आज हम। थोड़ा छोड़ के दे टाइम के साथ। बताओ डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन होते हैं? प्यूरिन होता है, और कौन होता है? पिरामिडिन। प्यूरिन कौन होता है? एजी होता है। एडिन और ग्वानिन। साइटोसिन में क्या होता है? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। डीएनए 2 भागों में बटा, उसकी संरचना यूरेसिल और पिरामिडिन। ये तो बेटा समझ में आ रहा होगा। एडेनिन, ग्वानिन, इसमें प्यूरिन में कौन आएंगे? एजी। और पिरामिड के अंदर कौन आएंगे? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
डीएनए की संरचना कैसी है, डबल हेलिक्स। देख लो बेटा डीएनए कैसे घुमा हुआ है, पूरा डबल हेलिक्स के रूप में घुमा हुआ डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए दो सांप जैसे रचना में लपेटा हुआ है। और इसे डीएनए की बैकबोन, डीएनए की जो बैकबोन होती है वो कौन होती है, शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है बच्चा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और बेटा क्षार होते हैं। डीएनए में क्षार कौन से होते हैं, एडेनिन। बताओ डीएनए के क्षार बताओ, डीएनए के क्षार एजीटीसी, एडेनिन, ग्वालिन, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन के स्थान पर कौन आया था आरएनए में, यूरेसिल, यूरेसिल आया। तो एडेनिन एजी, ये भी आपको कंप्लीट हुआ। डीएनए के कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डीएनए का जो कुंडल होता है उसका व्यास क्या होता है, देखो था 20 एंगस्ट्रॉम बता रहे। डीएनए का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है चौड़ाई, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि डीएनए का ये वाला भाग, या वाला डीएनए का जो चौड़ाई भाग है, व्यास है, डायमीटर है, वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है या 2 nm, हमारे डीएनए की दायां कुंडलित होता है, इसलिए से हमारे डीएनए को बी डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। हमारे डीएनए दायां कुंडलित होता है, थोड़ा सा दाएं की ओर चलता है, किसी चलता है, दाएं की। याद रखना चाहो तो कर लेना, कोई चेंज। प्यूरिन और प्रामीण की समस्या अब थोड़ा सा यहां पर मैं बताया। अब देखेंगे दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की कितनी दूरी होती है, 3.4। देखो दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच, देखो बेटा एडिन और ग्वानिन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 3.4। आया समझ बेटा, या हम ही कह सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4। दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, डीएनए के एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन के क्षारक के जोड़े पाए जाते हैं। कितने, एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, 3.4। देखो यहां तक की लंबाई जो है ना, यहां तक की कुंडल, वो कितनी लेंथ की, 34 एंगस्ट्रॉम। या आप ये कह सकते हो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ पूरी की पूरी वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। यहां तक पूछा जाए, इस वाली लंबाई को पूछा जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां से पूछा जाए 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक लेंथ पूछा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वही बताया। अब आते हैं प्यूरिन प्रावणिक की संख्या दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। प्यूरिन कौन होता है, एजी होता है, प्रावीण कौन होता है, सीटी होता है। ठीक है, 20 एडेनिन और 20 थायमिन बराबर 60। चलो केमिकल छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए नहीं। ठीक है, डीएनए में आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने की नाइट्रोजन के क्षारकों के पास होती है। जो क्षारक होते हैं, क्षारक कहाँ होते हैं, बताओ क्षारक कहाँ है बेटा, ये तो क्षारक है पूरे पूरे, ये क्षारक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो भी आनुवांशिक सूचना आएंगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें धारक होती है बेटा, नाइट्रोजन बेस में। शर्करा और फॉस्फेट आनुवांशिक में योगदान नहीं देते, क्वेश्चन आ चुका। जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे बच्चा, डुप्लीकेशन कब कहेंगे, सभी को आवाज आ रही है ना। आप डुप्लीकेशन कब कहेंगे, जब डीएनए से क्या बने, डीएनए मतलब क्या होता है, माता की जो पिताजी होते हैं, पिताजी की स्पर्म में क्या होता है, डीएनए होता है। तो वहां से डीएनए कॉपी होगा, किसमें आता है, हम लोगों में आया। तो डीएनए से क्या बना, डीएनए। तो पापा का डीएनए कॉपी होकर जब हमारे अंदर डीएनए बनता है, उस डीएनए को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। पापा का डीएनए कॉपी होकर ही तो आया, मेरा डीएनए कॉपी होकर किसमें जाएगा, बच्चों में जाएगा, तो वो भी डुप्लीकेशन है। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। जब बच्चा डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब बेटा आरएनए से प्रोटीन बने, उसे ट्रांसलेशन, या हिंदी नाम याद रखना, हिंदी भी पूछे जाते हैं, अनुवादन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुवादन। और बेटा
आरएनए से डीएनए बने तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मेरे बच्चों एक बार रिपीट और करूंगा कि प्रश्न यहां से आता है बेटा, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। जब बेटा डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। जब बेटा आरएनए से प्रोटीन बने, आरएनए से क्या बने? प्रोटीन बने, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और रिवर्स ट्रांस देखो, रिवर्स, अब रिवर्स क्या होगा? आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। तो आरएनए से बच्चा डीएनए बने, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांस। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे, कल की क्लास इसी चैप्टर से आगे करेंगे, ठीक है? तो बेटा मेरा नाम राहुल सिंह, आपसे आज की विदा लेता हूं। बायोलॉजी क्लास में ईमानदारी से बच्चे पढ़े। सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सबको सलाम, भारत माता की जय। कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पर।